भारतीय गणित के आगे नतमस्तक हुआ संसार। गणित के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल से धाक रही है। अंकगणित में शून्य का आविष्कार भारत की एक ऐसी महान देन है जिसके बिना गणित में आज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी तरह 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 के पेचीदा सूत्रों, बीजगणित और प्रेमियों आदि के जरिए भारत ने गणना की पद्धति में आश्चर्यजनक कमाल हासिल कर लिया था। भारत के प्राचीन गणितज्ञों में अगर भास्कराचार्य अव्वल माने जाते हैं तो आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन एक ऐसे महान गणितज्ञ थे जिन्हें सारी दुनिया ने सिर आंखों पर बैठाया। हालांकि गरीबी के कारण उनकी हालत यह थी कि उनके पास लिखने के लिए कॉपी, कागज़ या रजिस्टर खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। आगे चलकर उनकी महान प्रतिभा को सारी दुनिया ने माना और आज भी दुनिया के महानतम गणितज्ञ के रूप में उनकी गिनती होती है। भारत के आधुनिक युग के महान गणितज्ञों में श्रीनिवास रामानुजन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। केवल 33 वर्ष के छोटे से जीवन में इस असाधारण प्रतिभाशाली गणितज्ञ ने जो काम कर दिखाया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्रीनिवास रामानुजन को अगर कोई आधुनिक युग का भास्कराचार्य कहे तो कुछ गलत ना होगा। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रांत के एक छोटे से गांव इरोट में हुआ था। घर की आर्थिक हालात कुछ खास अच्छी न थी। शुरू में एक ग्रामीण पाठशाला में उनकी पढ़ाई हुई, फिर उन्हें कुंभकोणम हाई स्कूल में पढ़ने भेजा गया। वहाँ अध्यापकों ने इस बात पर गौर किया कि श्रीनिवास रामानुजन नाम का यह बच्चा अक्सर चुप रहता है और मन ही मन कुछ सोचता रहता है। यही नहीं, कई बार उसके सवाल ऐसे होते थे कि अध्यापक भी चकरा जाते थे। किसी तरह उन्हें पिंड छुड़ाना पड़ता था। एक बार की बात है, एक अध्यापक कक्षा में बता रहे थे कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो जवाब हमेशा 1 आता है। तभी अचानक रामानुजन ने उठकर पूछ लिया, क्या शून्य को शून्य से भाग दिया जाए तो भी जवाब 1 आएगा? अध्यापक को तुरंत अपनी गलती पता चली। बोले, नहीं, अगर शून्य को शून्य से भाग दिया जाए तो जवाब 1 नहीं बल्कि एक अनिश्चित संख्या का अनंत आएगा। इसी तरह रामानुजन अक्सर पृथ्वी की परिधि या नक्षत्रों की दूरी आदि के बारे में सवाल पूछ लेते। उनके सहपाठी या अध्यापक उन्हें सनकी समझ रहे थे, जबकि सच यह था कि रामानुजन के भीतर बैठा भविष्य का महान गणितज्ञ इन्हीं सवालों के जरिए अपनी एक छोटी सी झलक दिखा जाता था। हालत यह थी कि साधनहीनता के बावजूद रामानुजन की यह धुन लगातार बढ़ती ही जाती थी। चौथी कक्षा में उन्होंने न सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़नी शुरू कर दी थी बल्कि उसमें खासी महारत भी हासिल कर ली थी। उन्होंने बीए के एक छात्र से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने त्रिकोणमिति की पुस्तक दे दे। वह बड़ी मुश्किल से यह किताब उन्हें देने को राजी हुआ, पर एक दिन यह देखकर चकित रह गया कि रामानुजन बड़े धड़ल्ले से त्रिकोणमिति के सवाल हल करते जा रहे हैं। फिर तो हालत यह हुई कि बीए कक्षा के छात्र को कोई मुश्किल आती तो उसे रामानुजन से मदद लेनी पड़ती। हाई स्कूल में रामानुजन के गणित में इतने अच्छे अंक आए कि उन्हें सरकारी वजीफ़ा मिलने लगा, पर धीरे धीरे गणित में वे इतने अधिक लीन होते जा रहे थे कि दूसरे विषयों में वे पिछड़ने लगे। हालत यह हुई कि वह वजीफ़ा बीच में ही बंद हो गया और रामानुजन की पढ़ाई भी। कुछ समय बाद रामानुजन का विवाह हो गया, पर आर्थिक कष्टों के कारण वे परेशान थे। वे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक वी रामास्वामी अय्यर से मिले और उन्हें
कोई छोटी मोटी नौकरी दिला देने के लिए कहा। रामास्वामी अय्यर ने उन्हें मद्रास में पी.वी. शेषु अय्यर के पास भेजा। गुजारे के लिए एक ट्यूशन का काम उन्हें मिल गया। फिर शेषु अय्यर ने उन्हें दीवान बहादुर आचार्य रामचंद्र राव के पास भेज दिया। रामानुजन राव साहब से मिले तो उनके मैले कपड़े और अजीब सी फटेहाली को देखकर पहले तो उन्होंने टाल दिया, पर अगली ही मुलाकात में रामानुजन ने जब उन्हें अपने हल किए मुश्किल से मुश्किल सवाल दिखाए तो वे चौंक उठे। वे समझ गए कि रामानुजन एक असाधारण प्रतिभाशाली युवक है, जिसने गणित में ऐसी महत्वपूर्ण खोजें की है जिनका दुनिया में अभी तक किसी को पता ही नहीं है। रामचंद्र राव ने रामानुजन से कहा, जब तक तुम्हें कोई ठीक सा काम नहीं मिल जाता तुम्हारे गुजारे का जिम्मा मैं लेता हूँ। पर रामानुजन को यह स्वीकार न था। तब रामचंद्र राव की कोशिशों से रामानुजन को 30 रुपये महीने के वेतन पर एक जगह क्लर्की की नौकरी मिल गई। इस बीच रामचंद्र राव ने सर फ्रांसिस स्प्रिंग को पत्र लिखकर उन्हें इस प्रतिभाशाली गणितज्ञ के बारे में बताया। सर फ्रांसिस स्प्रिंग ने सरकारी वेधशालाओं के डायरेक्टर डॉक्टर जी.वी. वाकर को रामानुजन का गणित का काम और उनके द्वारा खोजे गए नए सिद्धांत दिखाए। वाकर एकदम चमत्कृत हो उठे। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर उसे एक निर्धन गणितज्ञ को छात्रवृत्ति देने के लिए कहा। इस पत्र का परिणाम यह हुआ कि रामानुजन को 75 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलने लगी। इस बीच उनके कई लेख इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के पत्र में छपे और उनकी धूम मच गई। अब तो रामानुजन इस तरह गणित की अपनी साधना में डूब गए कि उन्हें अपने खाने पीने तक का होश न रहता। कुछ मित्रों के आग्रह पर उन्होंने अपने लेख विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर जी.एच. हार्डी के पास भेजे। हार्डी ने अपने एक लेख में एक संख्या का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि इस संख्या से छोटी ऋण संख्या प्राइम नंबर के लिए अभी तक राशिमाला नहीं खोजी जा सकी, पर रामानुजन तो उसे पहले ही खोज चुके थे। रामानुजन ने इस बारे में अपना लेख उन्हें भेजा तो हार्डी चकित और चमत्कृत रह गए। सबसे ज़्यादा अचरज की बात यह थी कि रामानुजन के पास सवाल हल करने का तरीका निहायत मौलिक और अपना था। अभी तक किसी को इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी तक नहीं थी। डॉक्टर हार्डी की बहुत इच्छा थी कि रामानुजन किसी तरह इंग्लैंड आ जाए ताकि वे और तेज़ी से अपना काम कर सके और पूरी दुनिया को उनकी आश्चर्यजनक खोजों की जानकारी हो सके। पर रामानुजन संकोच कर रहे थे। इसका एक कारण उनके परिवार के लोगों और संबंधियों का बर्ताव था। उन्होंने धमकी दी थी कि विदेश चले जाने पर वे उनका बहिष्कार कर देंगे। फिर भी हार्डी लगातार उन्हें इंग्लैंड बुलाने की कोशिशों में लगे थे। जब गणित के विद्वान E.H. नेविल भारत आए तो हार्डी ने उन्हें भी रामानुजन से मिलने और उन्हें इंग्लैंड आने के लिए राजी करने को कहा। नेविल रामानुजन से मिले और उन्हें समझाया कि इंग्लैंड पहुंचने पर उनके लिए आगे काम करने के अवसर बहुत रहेंगे। इस पर रामानुजन का जवाब था, मैं माँ से पूछूंगा, वे इजाज़त देंगी तभी इंग्लैंड जा सकूंगा। रामानुजन की माँ पहले तो तैयार नहीं हुई, पर फिर एक रात उन्हें सपना आया कि उनका बेटा एक विशाल भवन में बैठा है और दुनिया भर के विद्वान, जिनमें अंग्रेज भी हैं, उनका विशेष सम्मान कर रहे हैं। माँ समझ गई कि उनका बेटा किसी विशेष काम के लिए जन्मा है। उन्होंने बेटे को इंग्लैंड जाने की इजाज़त दे दी। इंग्लैंड में हार्डी के साथ ने रामानुजन को सचमुच बड़ी शक्ति दी। वे चौगुनी शक्ति से अपने काम में जुट गए। इंग्लैंड में भी रामानुजन का रहन सहन एकदम सादा था। स्वयं का बनाया सादा भोजन वे करते थे और रात दिन अपने काम में डूबे रहते थे।
उनके लेख अब दुनिया के गणित के सर्वश्रेष्ठ जर्नल्स में बड़े आदर से छपने लगे थे और संसार के महानतम गणितज्ञों में उनका नाम जुड़ गया था। हालांकि इतने कठिन परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, तब भी वे अपनी सेहत की बिल्कुल चिंता नहीं करते थे और अथक मानसिक श्रम करते जा रहे थे। आखिर वे तपेदिक के मरीज हो गए और कुछ समय बाद हड्डियों का ढांचा भर रह गया। रामानुजन समझ गए थे कि अब वे बचेंगे नहीं। फिर भी मृत्युशैया पर वे गणित के अनसुलझे प्रश्नों को हल करने की कोशिशों में जुटे थे। एक बार डॉक्टर हार्डी अस्पताल में उनसे मिलने आए। अस्पताल में उनके कमरे का नंबर था 1729। डॉक्टर हार्डी ने विनोद भरे लहजे में कहा, अरे तुम किस मनहूस संख्या वाले कमरे में रह रहे हो? इस पर रामानुजन हंसे, बोले, यह तो बड़ी रोचक संख्या है। इसे भिन्न प्रकार के दो घनों के योग के रूप में जरा देखिए। 10 और 9 तथा 12 और 13 के घनों का योग 1729 ही होगा। सुनकर हार्डी बहुत खुश हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस अवस्था में भी रामानुजन की बुद्धि और गणित की प्रतिभा इतनी चौकस है। 26 अप्रैल 1923 को मद्रास के एक गांव में इस महान गणितज्ञ का देहावसान हुआ। मृत्यु के बाद उनके लेखों का संग्रह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसे आज भी गणित के पारखी बड़े आदर और सम्मान के साथ पढ़ते और उससे प्रेरणा लेते हैं।